नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस संस्कृत आर्णव चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब तर्क भाषा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग तोढ़ा सन्निकर्ष पढ़ रहे थे और उसमें भी 6 में से 3 सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष को पढ़ चुके थे। अब आगे शेष 3 सन्निकर्ष पढ़ना बाकी है, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। समवाय सन्निकर्ष। तो प्रश्न पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। कदा पुनः समवाय सन्निकर्ष, पुनः तो फिर समवाय सन्निकर्ष कदा, समवाय सन्निकर्ष कब होती है। तो आगे कह रहे हैं, यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दोऽर्थः अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव। यदा जब श्रोत्रेन्द्रियेण, श्रोत्रेन्द्रिय से, कर्णेन्द्रिय से, कर्ण से, शब्द गृह्यते, शब्द का ग्रहण होता है, शब्द का ज्ञान होता है, तदा तब श्रोत्रम इंद्रियम, तो यह श्रोत्र जो है इंद्रिय है और शब्द अर्थ, शब्द अर्थ है। अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव, अनयोः इन दोनों का, श्रोत्र का और शब्द का सन्निकर्ष समवाय एव, समवाय होता है। अब देखिए, कहने का तात्पर्य है, जब हम कान से शब्दों को सुनते हैं, कोई बोल रहा है, आवाज आ रही, हम सुन रहे हैं, तो ये शब्द का ग्रहण कैसे होता है? सिंपल सी बात है, श्रोत्रेंद्रिय से, कर्ण से होता है। श्रोत्र जो है ये इंद्रिय है, शब्द अर्थ है, और इनका सन्निकर्ष समवाय होता है। ध्यान दीजिएगा, संयोग नहीं है। जैसे चक्षुरेंद्रिय घट से संयुक्त होती है, तो वहाँ संयोग सन्निकर्ष होता है। यहाँ कर्णेंद्रिय शब्द को सुन रही है, इन दोनों का सन्निकर्ष जो है समवाय होता है। कैसे? अभी आगे बता रहे हैं। कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। पहले हम जानते हैं श्रोत्र क्या है। कर्णेंद्रिय हमारी जो है, करें कर्ण शस्कुल्यवच्छिन्नम नभः, नभः श्रोत्रम, यह जो नभ आकाश है यही श्रोत्र है। कैसा आकाश? कर्ण शस्कुल्य अवच्छिन्नम, कर्ण शस्कुली अवच्छिन्न, जो कर्ण शस्कुली से अवच्छिन्न है, घिरा हुआ प्रदेश है, वही नभः, वही आकाश श्रोत्रम, श्रोत्रेंद्रिय कहलाता है। अब देखिए, जो हमारा कान है वह वस्तुतः आकाश ही है। कैसा आकाश है? जो कान का विशेष भाग है उससे घिरा हुआ है। कर्ण शस्कुली, ये जो कान का बाह्य प्रदेश है, इसी से जो अवच्छिन्नम, जो घिरा हुआ नभः आकाश प्रदेश है, वह स्थान, वही श्रोत्र कहलाता है। कहने का तात्पर्य, हमारा जो कर्णेंद्रिय है वह वस्तुतः आकाश ही है। कह रहे हैं आगे कि श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात् शब्दस्य चाकाश गुणत्वात् गुण गुणिन्योश्च समवायात्। पदच्छेद देखिए, श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात् शब्दस्य च आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोः च समवायात्। श्रोत्रस्य, ये श्रोत्रेंद्रिय कर्णेंद्रिय, आकाशात्मकत्वात्, आकाशात्मक होने के कारण, आकाशात्मक, आकाश स्वरूप, यह श्रोत्रेंद्रिय आकाश स्वरूप है, आकाश से भिन्न नहीं है, आकाशात्मक है। और दूसरी बात, शब्दस्य च आकाश गुणत्वात्, और शब्द जो है यह आकाश का गुण होने के कारण। अब श्रोत्रेंद्रिय है गुणी, शब्द है गुण, स्पष्ट ही है, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय आकाश ही है। एक जो कर्ण शस्कुली से अवच्छिन्न आकाश है वही श्रोत्र है, और श्रोत्र स्पष्ट ही एक आकाशात्मक है, और शब्द जो है वह आकाश का गुण होता है। तो जब शब्द आकाश का गुण है तो आकाश गुणी है। यही बात करें, शब्दस्य च आकाश गुणत्वात्, शब्द जो है आकाश का गुण होने के कारण गुण गुणिनोश्च समवायात्, गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है। तो शब्द श्रोत्रेंद्रिय जब भी शब्द से कनेक्ट होगी तो वहाँ संबंध कौन सा? समवाय संबंध।
स्पष्ट ही है समवाय सन्निकर्ष होता है। केवल जो है शब्द के साक्षात्कार में समवाय सन्निकर्ष होता है, जानते रहिए। अब अगला है समवेत समवाय सन्निकर्ष। स्पष्ट ही है नाम से ही, समवेत समवाय, समवेत में समवाय, समवेत समवाय संबंध से युक्त, फिर उसके बाद समवाय होना है, एक बार समवाय फिर दोबारा समवाय होना है। अब देख लेते हैं इसे भी। कदा पुनः समवेत समवाय सन्निकर्ष, तो फिर समवेत समवाय सन्निकर्ष कदा, समवेत समवाय सन्निकर्ष कब होता है? तो कह रहे हैं यदा पुनः शब्द समवेतम शब्दत्वादिकम सामान्यम श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दत्वादि सामान्यम अर्थ। तो यदा जब शब्द समवेतम, शब्द में समवेत, शब्द में समवाय संबंध से रहने वाले, शब्दत्वादिकम, शब्दत्व आदि, सामान्यम, सामान्य का, जाति का, श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते, श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण होता है। जब शब्द समवेतम, शब्द में समवाय संबंध से रहने वाले शब्दत्व आदि, शब्दत्व आदि सामान्य का, जाति का, श्रोत्रेन्द्रियेण, श्रोत्रेन्द्रिय से गृह्यते, ग्रहण होता है, ज्ञान होता है। तदा तब श्रोत्रम इंद्रियम, श्रोत्र जो है वह इंद्रिय है, और शब्दत्वादि सामान्यम अर्थम, शब्दत्वादि जो सामान्य है, जाति है, यही अर्थ है। अब देखिए शब्दत्व यह जाति है, स्पष्ट ही है। एक चीज और जान लीजिए कि जिस इंद्रिय से जिस अर्थ का ग्रहण होता है, उसी इंद्रिय से उसमें रहने वाले गुण का, उसमें रहने वाली जाति का और उसके अभाव का, समवाय का ग्रहण उसी इंद्रिय से होता है। शब्द का ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय से हो रहा है, शब्द में जो भी जाति है, जो कुछ भी बातें होंगी, उनका श्रोत्रेंद्रिय द्वारा ही ग्रहण होता है। अब शब्द में रहने वाली शब्दत्व जाति का श्रोत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, श्रोत्र यह जो कर्णेंद्रिय है, यह द्रव्य है, और शब्दत्व जो जाति है वह शब्द में रहती है समवाय संबंध से। अब वो जाति, शब्दत्व जाति, और उससे भिन्न जो ये हमारी श्रोत्रेंद्रिय द्रव्य है, दोनों में संयोग संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि नियम है द्रव्योरेव संयोग, दो द्रव्यों के ही बीच संयोग होता है। जाति और इधर द्रव्य है, दोनों में संयोग हो नहीं सकता, समवाय भी नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दत्व जाति शब्द में समवाय संबंध से रहते हैं, श्रोत्र में नहीं। तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? अब देखिए, तो हमारा श्रोत्र जो है कर्णेंद्रिय, वह डायरेक्टली शब्दत्व से नहीं जुड़ सकता। पहले हमारा कर्णेंद्रिय शब्द से जुड़ेगा, शब्द से कनेक्ट होगा, फिर शब्द के माध्यम से शब्दत्व जाति से कनेक्ट होगा। तो शब्द से जुड़ने के लिए समवाय सन्निकर्ष होगा। समवाय सन्निकर्ष हो गया तो उसी को कहा गया समवेत। फिर शब्द से समवाय सन्निकर्ष का प्रयोग करके शब्दत्व जाति से कनेक्ट होगा। तो दो बार समवाय सन्निकर्ष होना है, तो इसीलिए कहा गया समवेत समवाय। समवेत में समवाय, तो श्रोत्रेंद्रिय में जो समवेत है शब्द, उसमें समवाय संबंध से है शब्दत्व जाति। तो श्रोत्रेंद्रिय शब्दत्व से सन्निकृष्ट होने के लिए समवेत समवाय सन्निकर्ष का आश्रय करके शब्दत्व जाति का ज्ञान कराते हैं। तो यही बात यहाँ करें, तदा तब श्रोत्रम इंद्रियम शब्दत्वादि सामान्यम अर्थ। शब्दत्वादि जो है सामान्य, यही अर्थ कहलाता है। शब्दत्व आदि, आदि शब्द से मतलब शब्द में जो भी जातियां हैं, जैसे शब्दत्व जाति है, जैसे क ध्वनि है, क वर्ण है तो उसमें कत्व होगा, घत्व जाति होगी, घ है, च है तो चत्व जाति होगी। ऐसे जितने शब्द हैं उसमें विविध प्रकार के सामान्य रहते हैं, जानते रहिए। अनयोः सन्निकर्षः समवेत समवायः एव। अनयोः इन दोनों का,
श्रोत्र और शब्दत्व जाति का सन्निकर्ष समवेत समवायः एव, समवेत समवाय ही होता है। आगे स्पष्ट कर रहे हैं, कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्, शब्दे शब्द में कैसा शब्द, श्रोत्र समवेते, श्रोत्र में समवेत, श्रोत्र में समवाय संबंध से युक्त, शब्दे शब्द में शब्दत्वस्य शब्दत्व जाति का समवायात समवाय होने से, तो शब्द में शब्दत्व समवाय सन्निकर्ष समवाय संबंध से रहता है, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय जो है पहले शब्द में समवाय संबंध से सन्निकृष्ट होती है, फिर शब्द से शब्दत्व जाति से, इसीलिए इसका नाम है समवेत समवाय सन्निकर्ष। चलिए ये भी पूरा हो गया, अब अगला पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब छठा सन्निकर्ष, विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष, विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। प्रश्न कर रहे हैं, कदा पुनर्विशेष विशेषण भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति, तो कदा पुनः तो फिर कब विशेष विशेषण भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भवति, विशेष विशेषण भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। तो आगे बता रहे हैं, यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति इति तदा विशेष विशेषण भाव संबंध, तदा चक्षुः संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्य भावो विशेषणम भूतलम विशेष्यम। पहले हम अभाव को समझ लेते हैं कि अभाव का हमें ज्ञान कैसे होता है। जैसे रोज टेबल पर मोबाइल रखते हैं, तो किसी दिन टेबल पर नहीं है, जैसे हमने देखा टेबल पर दृष्टि पड़ी, तुरंत हमें ज्ञान हो गया मोबाइल तो नहीं है यहाँ, हमारा फ़ोन कहाँ गया, तो फ़ोन का अभाव दिखा, तुरंत हमें यहाँ फ़ोन नहीं है अर्थात फ़ोन का अभाव का ज्ञान हो गया। एक चीज़ हम लोग शुरू में ही समझें थे कि हमें किसी भी पदार्थ का ज्ञान होता है जो विशेष रूप से इंद्रियों से जो हो रहा है, उसमें एक नियम है, इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात्, हमारी इंद्रियां वस्तुओं से संबद्ध होकर ही उसका प्रकाशन करती है, ज्ञान कराती हैं, इतना स्पष्ट था। और अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो बहुत दोष की बात थी, हम लोग वहाँ समझ लिए थे। अब देखिए अभाव पदार्थ, जैसे मोबाइल का मेज पर अभाव है, हमारी चक्षुरिंद्रिय उस अभाव से कनेक्ट नहीं हो सकती, मोबाइल के अभाव से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संयोग संबंध दो द्रव्यों के बीच ही होता है। अभाव जो है द्रव्य नहीं है, अभाव पदार्थ है, सातवां पदार्थ है वो, लेकिन वो द्रव्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और समवाय भी नहीं हो सकता क्योंकि समवाय दो भाव पदार्थों का धर्म है, समवाय दो भाव पदार्थों में संभावना है कि हो सकती है, अभाव का धर्म नहीं है, अभाव अभाव ही है, जान ही रहे हैं, तो दोनों संबंध नहीं हो सकते। तो हमारी इंद्रिय उस मोबाइल से कनेक्ट कैसे होगी, तभी तो उसके अभाव का ज्ञान हो। तो अब देखिए यहाँ वस्तुतः होता क्या है, हमारी चक्षुरिंद्रिय मोबाइल से नहीं, मोबाइल जहाँ रखा गया था मेज उससे कनेक्ट होती है और फिर उसी के माध्यम से हमें वहाँ मोबाइल नहीं है ऐसा ज्ञान हो जाता है। अब विशेष विशेषण भाव को आप समझिए। जैसे अब हम लोग घट और भूतल पर आ जाते हैं, जो यहाँ उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण जब दिया गया होगा तब की बात है जब घट बड़ा इम्पोर्टेंट था, घट में ही पानी भरकर रखा जाता रहा होगा। जैसे भूतल पर घट रखा गया है, तो अब भूतल जो है वह आधार है और घट जो है यह आधेय है। इह भूतले घटः विद्यते घटः अस्ति, इस भूतल पर घट है, अर्थात
यह भूतल, यह जमीन घट से युक्त है। तो यहाँ घट से युक्त होना, यह जो है इस भूतल का, इस जमीन का विशेषण है। तो वह भूतल जो है विशेष्य है, भूतल पर घट है, घट का उस पर होना यह उसका विशेषण है। भूतल पर घट का होना यह भूतल की विशेषता है, विशेषण है। और जब वहाँ घट का अभाव होगा तो कहेंगे इह भूतले घटाभावः विद्यते, इस भूतल पर घट का अभाव है। तो यहाँ जो घटाभाव है यह भूतल का विशेषण है, भूतल जो है विशेष्य है। तो सर्वप्रथम हमारी चक्षुरिंद्री कनेक्ट होगी भूतल से, उस जमीन से कनेक्ट हो जाएगी। फिर उस भूतल का विशेषण है घटाभाव से युक्त होना। तो यह भूतले घटो नास्ति, यह उसका विशेषण है। तो हमारी चक्षुरिंद्री पहले कनेक्ट होगी विशेष्य से, उस भूतल से, फिर विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के द्वारा भूतल से घट के अभाव का हमें ज्ञान करा देती है। तो अब देखिए हमारी चक्षुरिंद्री डायरेक्टली उस घट के अभाव से नहीं कनेक्ट हो सकती। कारण पहले ही बता चुके हैं कि भाई कनेक्ट होने के लिए दो संबंध हैं, संयोग हो या समवाय हो। संयोग दो द्रव्यों के ही बीच होना है, और समवाय जो है दो भाव पदार्थों का धर्म है। अभाव न तो द्रव्य है न भाव पदार्थ है, स्पष्ट ही है। तो ऐसी स्थिति में तो हमारी चक्षुरिंद्री सर्वप्रथम संयुक्त होती है भूतल से, फिर भूतल का जो विशेषण है उसका ज्ञान करा देती हूँ। तो यही विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष है। तो कह रहे हैं यदा, जब चक्षुषा संयुक्ते, चक्षुरिंद्री से संयुक्त भूतले, भूतल पर घटाभावः गृह्यते, घटाभाव का ग्रहण होता है, घट के अभाव का ज्ञान होता है। क्या ज्ञान हुआ? इह भूतले घटो नास्ति, इस भूतल पर घट नहीं है। इति ऐसा, तदा तब विशेष विशेषण भाव संबंध, विशेष विशेषण भाव संबंध होता है। कहें तदा चक्षु संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्य भाव विशेषणम। कहें तब चक्षु संयुक्तस्य, चक्षुरिंद्री से संयुक्त भूतलस्य, भूतल का घटाद्य भाव, घट आदि का अभाव विशेषणम, विशेषण होता है, और भूतलम विशेष्यम, भूतल जो है यह विशेष्य है। स्पष्ट ही है। तो भूतल विशेष्य है और उस भूतल पर घट आदि का अभाव विशेषण है। हमारी चक्षुरिंद्री घटादि भाव से कनेक्ट नहीं हो सकती, वह कनेक्ट होती है भूतल से। भूतल से कनेक्ट होने के लिए उसको संयोग सन्निकर्ष चाहिए, फिर उसके बाद भूतल से विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से घटादि अभाव का ज्ञान करा देते हैं। अब देखिए यह है कि न्याय दर्शन में अभाव के ग्रहण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना गया है, कि प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव का ग्रहण हो जाता है। कुछ ऐसे भी दर्शन हैं जिनमें अभाव के ग्रहण के लिए अभाव नामक एक अलग से प्रमाण माना गया है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ नियम है कि जिस इंद्रिय से जिस अर्थ का ज्ञान होता है, उसी इंद्रिय से उसमें रहने वाले गुण का, उसमें रहने वाली जाति का, उसमें रहने वाले समवाय का और उसके अभाव का ग्रहण उसी इंद्रिय से हो जाता है। अब आगे बतला रहे हैं। ये तो बाह्य उदाहरण हो गया, अब आंतरिक उदाहरण देख लीजिए। कह रहे हैं यदाच, और जब मन संयुक्त आत्मनि सुखाद्य भावो गृह्यते, यदाच और जब मन संयुक्ते आत्मनि, मन से संयुक्त आत्मा में सुखाद्य भाव, सुख आदि का अभाव गृह्यते ग्रहण होता है, ज्ञान होता है कि अहम सुख रहित, मैं सुख से रहित हूँ। इति ऐसा, तदा तब मनः संयुक्तस्य, मन से संयुक्त आत्मनः, आत्मा का
सुखाद्य भावः विशेषणम, सुख आदि का अभाव विशेषण होता है और मन आत्मा जो है वह विशेष्य है। तो जब हमें ज्ञान होता है कि मैं सुख से रहित हूँ, सुख का अभाव है, तो यहाँ जब सुख का अभाव के ज्ञान होता है, अब देखिए सुख का अभाव पदार्थ है, तो हमारे मन डायरेक्ट सुख के अभाव से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो अब सुख का अभाव आत्मा में है, तो यहाँ आत्मा जो है विशेष्य है और उस सुख आदि का अभाव जो है वह उसका विशेषण है। मन कनेक्ट होता है आत्मा से संयोग सन्निकर्ष, फिर विशेष विशेषण भाव से वह उसके विशेषता से कनेक्ट हो जाता है कि सुख आदि का अभाव है। इससे तो इस प्रकार से इस विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से अभाव का ग्रहण हो जाता है। अब आगे देखिए, श्रोत्रेंद्रिय के विषय की बात कर रहे हैं। यदा श्रोत्र समवेते, जब श्रोत्रेंद्रिय से समवाय से युक्त गकारे, गकार में घत्वा भावः गृह्यते, घत्व के अभाव का ग्रहण होता है। तदा तब श्रोत्र समवेतस्य गकारस्य घत्वा भावः विशेषणम। जैसे गकार में ग में घ का अभाव, सिंपल सी बात है, जो वर्ण ग है वहां घ का अभाव दिखेगा, तो कहेंगे गकार में घ का घत्व का अभाव है। जब ऐसा हमें ज्ञान होता है कि इस ग वर्ण में घ का अभाव है, कहें तब अब ध्यान दीजिएगा, उस समय करें श्रोत्र समवेतस्य, श्रोत्रेंद्रिय में समवेत गकार का घत्वा भावः विशेषणम, गकार जो है यह विशेष्य है और उसमें घत्वा भाव, घकार का अभाव विशेषण होता है। हमारी श्रोत्रेंद्रिय कनेक्ट होगी समवाय सन्निकर्ष से गकार से और उसका विशेषण है घत्वा भाव, तो विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से फिर गकार में घत्वा भाव का ग्रहण हो जाता है। अब देखिए, ये विशेष विशेषण भाव जो संबंध है, चाहे जहां भी अभाव का ज्ञान कराएगा, तो जिस इंद्रिय से उसके भाव का ज्ञान हो रहा होगा, जिस सन्निकर्ष से, उसी सन्निकर्ष विशेष विशेषण भाव, यह एक अतिरिक्त जोड़ लीजिए, तब अभाव का ग्रहण हो जाता है। जैसे घट का ज्ञान हमें संयोग सन्निकर्ष से होता है, तो घटा भाव का जब भी ज्ञान होगा तो संयोग और उसके साथ साथ विशेष विशेषण भाव। अब जैसे घट रूप, हमारा घट लाल था मान लीजिए, अब किसी कारणवश वो काला हो गया, तो अब उसमें जो लाल था वहां काला हो गया, तो उस काले रूप में हमें लाल रूप का अभाव दिख रहा है। तो इस अभाव का जब ज्ञान होगा तो सिंपल सी बात है, जिस सन्निकर्ष से हमें उस रूप का ज्ञान हो रहा था, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से, उसी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष प्लस विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के द्वारा, तो उस श्याम रूप में लाल रूप के अभाव का ज्ञान होगा। इसको अच्छे से स्वयं से समझ लीजिए। तदेवं संक्षेपतः, तो इस प्रकार से यह संक्षेप में पंचविध संबंधान्यतम संबंध संबद्ध विशेषण विशेष्य भाव लक्षणेनेन्द्रियार्थ सन्निकर्षेण अभाव इंद्रियेण गृह्यते। अभावः इंद्रियेण गृह्यते, अभावः अभाव इंद्रियेण इंद्रिय के द्वारा गृह्यते, अभाव का इंद्रिय से ग्रहण होता है। अब देखिए, अभाव का इंद्रिय से ग्रहण होता है, इंद्रियां ही प्रमाण है, तो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव का ग्रहण होता है, इतना तो स्पष्ट है। अभावः इंद्रियेण गृह्यते, इंद्रिय के द्वारा अभाव का ज्ञान होता है। अब कैसे, तो पूरा बतला दिए कि पंचविध संबंधान्यतम संबंध संबद्ध विशेषण विशेष्य भाव लक्षणेन इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण, इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, कैसा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भाव लक्षणेन, विशेषण विशेष्य भाव
लक्षण वाले या विशेषण विशेष्य भाव स्वरूप वाले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अभाव का ज्ञान होता है। इसमें एक चीज और बता दिए कि पंचविध संबंध अन्यतम संबंध संबद्ध, कैसा विशेषण विशेष्य भाव हमारा वो सन्निकर्ष होगा, कहा जो पंचविध संबंध, ये जो उसके पहले 5 प्रकार के संबंध हैं, कौन कौन से? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय और समवेत समवाय, ये 5 जो संबंध हैं इनमें से अन्यतम, अन्यतम मतलब बहुतों में से एक, तो किसी एक संबंध से संबद्ध, संबंध से युक्त होकर विशेषण विशेष्य भाव लक्षणेन, ये विशेषण विशेष्य भाव स्वरूप वाले इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अभाव इंद्रियण गृह्यते, अभाव का इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, कि अभाव का ग्रहण इंद्रिय से होता है, इतना स्पष्ट है। तो उस पदार्थ का भाव, उस पदार्थ का होना जिस सन्निकर्ष से ग्रहण होगा और उसका अभाव जो है वही सन्निकर्ष और उसके साथ विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष जोड़ लीजिए, के द्वारा अभाव का ग्रहण होता है। तो यहाँ इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। एवं समवायोपि, इसी प्रकार से समवायः अपि विशेष विशेषण भाव सन्निकर्षेण गृह्यते, विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से समवाय का भी ज्ञान होता है। तो जैसा हम लोगों ने अभाव में देखा कि विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से अभाव का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन उसके साथ जो 5 सन्निकर्ष और बतलाए गए हैं उनमें से कोई न कोई एक और संबद्ध रहता है, उसी के साथ विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होकर अभाव का प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से समवायः अपि, समवाय का भी प्रत्यक्ष होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि न्याय दर्शन में समवाय का प्रत्यक्ष होता है ऐसा माना गया है, जबकि वैशेषिक दर्शन में समवाय अनुमान गम्य है ऐसा मानते हैं। वहाँ समवाय का ज्ञान हमें अनुमान प्रमाण से होता है, प्रत्यक्ष से नहीं, जबकि न्याय दर्शन में इसे प्रत्यक्ष के द्वारा ही जाना जाता है ऐसा मानते हैं। तो कैसे ज्ञान होता है देखिए कि चक्षु संबद्धस्य तंतोर विशेषण भूतः पट समवायो गृह्यते इहि तंतुषु पट समवायः इति। अब देखिए जैसे तंतुओं में पट का समवाय है, तंतुओं में पट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, उसी बात को कहते हैं कि इन तंतुओं में पट का समवाय है या पट समवेत है, जो भी कहें। तो यहाँ पर तंतु जो है वह विशेष्य है और इह तंतुषु पट समवाय, यह जो है उसका विशेषण है कि तंतुओं में पट का समवाय है, पट का समवाय है, यह तंतुओं का विशेषण है और तंतु जो है विशेष्य हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तंतु जो है वह आधार हैं और पट समवाय, पट जो है वह आधेय है। तो अब देखिए कि जब भी हमें समवाय का ग्रहण होगा ऐसे होगा कि तंतुओं में पट का समवाय है, तंतु विशेष्य है, पट समवाय यह जो है विशेषण है। हमारी चक्षुरिंद्री तंतु से कनेक्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से उस तंतु का जो विशेषण है पट समवाय उसमें कनेक्ट हो करके हमें ज्ञान करा देते हैं। तो पहले संयोग सन्निकर्ष हो जाएगा, तो वही कह रहे हैं चक्षु संबद्धस्य तंतोः, चक्षुरिंद्रिय से संबद्ध, तो तंतु और चक्षु का कौन सा संबंध होगा, सन्निकर्ष होगा, संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष हो गया, फिर तंतोः, तंतु के विशेषण भूतः, विशेषण भूत विशेषण रूप क्या, पट समवाय, विशेषण भूतः विशेषण रूप जो पट समवाय है वह गृह्यते, ग्रहण होता है, ज्ञान होता है। किस रूप में, इहि तंतुषु, इन तंतुओं में, पट समवाय, पट समवाय है इति, ऐसा जो है हमें ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जिस प्रकार से अभाव का ग्रहण होता है उसी प्रकार से समवाय का भी ग्रहण हो जाता है, प्रत्यक्ष के द्वारा ही, इंद्रियों के द्वारा ही।
तो ये सारी प्रक्रिया हो गई। 6 प्रकार के हम लोग सन्निकर्ष पढ़ लिए हैं। लेकिन अभाव के ग्रहण में हमने देखा कि 5 सन्निकर्ष, उसके साथ एक और विशेष विशेषण भाव, पांचों में से कोई एक और विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से अभाव का ग्रहण होता है। यहाँ समवाय के लिए भी कह दिए कि एवं समवायोपि, इसी प्रकार से समवाय का भी ग्रहण होता है। लेकिन इसमें एक विशेषता ये है कि समवाय में पांचों में से कोई एक नहीं होगा, पांचों तो होते ही नहीं, 3 ही होंगे। उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समवाय कहाँ रहता है। समवाय को अगर हम जान लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि जहाँ रहता है वहीं उसका हमें ज्ञान होगा। तो रहता कहाँ कहाँ है। समवाय संबंध 2 अयुत सिद्ध पदार्थों के बीच में होता है, हम लोग अच्छे से पढ़ ही आ चुके हैं। और 5 प्रकार के अयुत सिद्ध हैं। अवयव अवयवी, इसमें हम देखें कि अवयवी अवयवों में रहता है, ये दोनों द्रव्य होते हैं। तो एक तो बात स्पष्ट है कि द्रव्य में समवाय रहता है। जैसे पट है, पट जो है तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है। इतना तो क्लियर है कि चलिए तंतुओं में पट रहता है, तंतुओं का विशेषण बनेगा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा गुण गुणी, जितने गुण है वो गुणी में समवाय संबंध से रहते हैं। गुण स्पष्ट ही है, गुणी वो द्रव्य ही होगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वह समवाय जो है द्रव्य में ही रहेगा, तो ये भी स्पष्ट है। अभी तक हम लोग ये समझे कि द्रव्य में समवाय है। अगला क्रिया क्रियावान, तो क्रिया जो है समवाय संबंध से द्रव्य में क्रियावान में रहती है। तो समवाय कहाँ आश्रित है, मतलब समवाय रह कहाँ रहा है, वह द्रव्य में ही। अभी तक हम लोग केवल द्रव्य में ही पाए हैं। अब आगे देखिए जाति व्यक्ति। जाति जो है व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है। व्यक्ति, द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीनों होते हैं। द्रव्य, गुण और कर्म, इन सब में जाति समवाय संबंध से रहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि समवाय द्रव्य, गुण और 3 में रहते हैं। फिर आगे है विशेष और नित्य द्रव्य। विशेष नामक पदार्थ नित्य द्रव्यों में रहता है, तो नित्य द्रव्य में ही समवाय होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया, समवाय सिर्फ हमें 3 जगह मिलेंगे, 3 पदार्थों में, द्रव्य, गुण और कर्म। तो अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्य, गुण और कर्म अर्थात क्रिया में, अब इन सब में समवाय रहेगा, क्लियर है। अब जब भी हमें समवाय का ज्ञान होगा तो हमारी इंद्री द्रव्य, गुण और कर्म से कनेक्ट होगी और फिर विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष का सहारा लेकर समवाय का ग्रहण कर लेगी। अब देखिए, जब भी द्रव्य का ग्रहण करेंगे, किसी भी द्रव्य का, तो द्रव्योरेव संयोग हम लोग पढ़े ही हैं। तो संयोग सन्निकर्ष होगा, फिर उसके बाद विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के माध्यम से समवाय का ग्रहण हो जाएगा। जैसे तंतुओं में जो पट का समवाय है, उस पट समवाय का जब भी ज्ञान होगा, चक्षुरेंद्रिय तंतु से कनेक्ट हो गई, तो सिंपल सी बात है, संयोग सन्निकर्ष होना है। फिर विशेष विशेषण भाव से तंतुओं में रहने वाले पट समवाय का हमें ज्ञान हो जाता है प्रत्यक्ष द्वारा। तो यहाँ सन्निकर्ष कौन सा हुआ, संयोग हुआ, फिर विशेष विशेषण भाव। इसको ऐसे कह सकते हैं, संयुक्त विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के द्वारा पट समवाय का ज्ञान हुआ। तो इसी प्रकार से जैसे घट है, 2 कपालों में घट समवाय संबंध से रहता है, तो वहाँ जो घट समवाय है, घट का समवाय 2 कपालों के बीच, उसका ग्रहण करने के लिए हमारी चक्षुरेंद्रिय दोनों कपालों से संयुक्त होगी, फिर विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से घट के समवाय का ज्ञान कर लेगा। ऐसे ही जितने भी मतलब द्रव्य में समवाय हैं, उनके लिए संयोग और विशेष विशेषण भाव, तो इसी को हम कहेंगे संयुक्त विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष के माध्यम से ज्ञान हो जाता है। जब भी गुण का हमें ज्ञान होगा, सिंपल सी बात है, चक्षुरेंद्रिय पहले द्रव्य से कनेक्ट होगी, फिर समवाय सन्निकर्ष के माध्यम से गुण से कनेक्ट होगी। जैसे जब भी हमें घट रूप का ज्ञान होगा,
तो पहले घट से कनेक्ट होगी, फिर घट से घट रूप का, ठीक है। घट रूप जो है घट में समवाय संबंध से रहता है, तो घट में घट रूप का समवाय है, इतना अर्थ स्पष्ट है। तो घट रूप का समवाय है, जब भी इसका हम ज्ञान करेंगे तो सर्वप्रथम हमारी चक्षुरेंद्रिय घट से कनेक्ट हो जाएगी, फिर घट का विशेषण है, घट रूप का समवाय है इसमें, तो विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से घट रूप के समवाय का भी हमें ज्ञान हो जाता है, संयुक्त विशेष विशेषण भाव। इतना तो स्पष्ट है। अब देखिए, जब भी घट में रहने वाले घटत्व जाति के समवाय का हमें ज्ञान होता है तो यही सन्निकर्ष होना है। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जैसे हमें घट रूपत्व जाति का ज्ञान होता है और घट रूपत्व जो है वह घट रूप में समवाय संबंध से रहता है, तो जो घट रूपत्व का समवाय घट रूप में है, उस वाले समवाय का जब भी हमें ज्ञान होगा तो हमारी चक्षुरेंद्रिय घट से कनेक्ट होगी, घट से घट रूप में कनेक्ट होगी, फिर घट रूप में जो घट रूपत्व का समवाय है यह इसका विशेषण है, तो विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष का आश्रय लेकर के घट रूपत्व के समवाय का हमें ज्ञान होगा। पहले संयोग होगा, फिर समवाय होगा, फिर विशेष विशेषण भाव। अब इसको ऐसे कह सकते हैं, संयुक्त समवेत विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के द्वारा घट रूपत्व के समवाय का हमें ज्ञान होता है। तो एक बात तो ये हो गई। अब देखिए, गुण में जो जाति है, घट रूप में जो घट रूपत्व जाति है, इतना तक का ज्ञान, मतलब ये घट रूपत्व के समवाय का ज्ञान हमें संयुक्त समवेत विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष से ज्ञान हो जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष और विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के लिए कोई स्थान है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आगे समवाय कहीं रहता ही नहीं। तो यहाँ पर विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के साथ समवाय का ग्रहण करने में संयोग सन्निकर्ष और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ये दो सहायक होंगे। तीसरा होता है समवाय सन्निकर्ष। अब देखिए इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार देख लीजिए, जब भी हमें शब्दत्व जाति का ज्ञान होता है तो शब्दत्व जाति का ज्ञान करने के लिए समवाय सन्निकर्ष होता है, फिर समवाय मतलब समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए, शब्दत्व जो है वह शब्द में समवाय संबंध से रहती है, जाति है, स्पष्ट ही है। तो शब्द में शब्दत्व जाति का समवाय होता है। इस शब्दत्व जाति के समवाय का ज्ञान करने के लिए हमारे श्रोत्रेंद्रिय पहले शब्द से कनेक्ट होगी, समवाय सन्निकर्ष होगा, उसके बाद विशेष विशेषण भाव से शब्दत्व जाति का जो समवाय है उससे कनेक्ट होती है। तो इस प्रकार से समवाय के ग्रहण में संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, ये तीन ही विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के सहायक होते हैं। इनसे, इन तीनों से ही संबद्ध होकर के विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष समवाय का प्रत्यक्ष कराता है। इस प्रकार से आप लोग इसको व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए और जितने भी ज्ञान हो रहे हैं सभी में घटित कीजिए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे किसका ज्ञान हो रहा है और उनमें कौन से सन्निकर्ष हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6 सन्निकर्ष को पढ़ लिया, और अगर किसी को कहीं भी कोई भी समस्या है, कम समझ में आया हो या कोई अतिरिक्त प्रश्न हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप सबसे फिर से विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।